हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियोस अपने कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ये अपना नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ से आज का हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से एक बार सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है बच्चों। तो सबसे पहली बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ। हम पोटेंशियल का मतलब तो जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी से 1+1 चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इक्वी वर्ड का मतलब हुआ इक्वल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल विल बी इक्वल। एक ऐसी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ की गई एक ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू हमको सेम मिलेगी, उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। ठीक, मैं बात करूं एक पॉइंट चार्ज के लिए कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू। अब इसके लिए अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर जाऊंगा सारे डायरेक्शंस में। अगर मैं इससे आर डिस्टेंस पर राइट साइड में जाता हूं, ये आर डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा के क्यू अपॉन आर। आर डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो इसका पोटेंशियल भी के क्यू अपॉन आर। सोचो बेटा, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर हम सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में चले जाएं, ऊपर भी चले जाएं, नीचे भी चले जाएं, लेफ्ट में भी चले जाएं, राइट में भी चले जाएं, इधर के एंगल पर चले जाएं, उधर के एंगल पर चले जाएं, चार्ज से आर डिस्टेंस पर सारी तरफ चले जाएं, क्या हमको उन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, दैट इज के क्यू अपॉन आर। अब सोचो अगर मैं ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स, बिंदु पथ, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो क्या एक स्फीयर बनकर के तैयार हो जाएगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि मैं चार्ज से आर डिस्टेंस पर सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में जाऊं और उन सारे पॉइंट्स पर मैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखूं, तो सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम आएगा। ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक स्फीयर बनकर के तैयार होगा। एंड दिस चार्ज प्लस क्यू विल बी एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। तो इस तरह से हमें एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगी। तो ये जो सरफेस मिली इसके सारे पॉइंट्स पर हमें पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई। आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमको मिली, ये एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगी या और भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएंगी। अभी मैंने कहा कि मैं आर डिस्टेंस पर गया, किसी और डिस्टेंस पर चले जाओ, तो क्या ये भी अपने आप में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। सॉरी, ये भी अपने आप में इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। अब इसके भी जो सारे पॉइंट्स हैं वो चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होंगे। ये हो गई हमारी सरफेस नंबर 1, ये हो गई हमारी सरफेस नंबर 2। 1 के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, 2 के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, बट आपस में इनका पोटेंशियल सेम नहीं है। सोचो बेटा, एक पॉइंट चार्ज मेरे पास में यहां रखा हुआ है ए पॉइंट पर, सरफेस 1 के ए पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, मैं उसे सरफेस 1 के ही बी पॉइंट तक अगर मूव कराता हूं तो उसके लिए वर्क डन कितना आएगा। अब किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन आता है वो हम लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। ए और बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है, मतलब ए और बी का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया तो वर्क डन जीरो आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक मूव कराओगे तो वर्क डन विल बी जीरो। ऐसे ही मैं सरफेस नंबर 2 पर पॉइंट ले लेता हूं सी, फिर पॉइंट ले लेता हूं डी। सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो चार्ज को सी से डी तक अगर मूव कराएंगे तो वर्क डन जीरो आएगा। ए से बी तक का वर्क डन जीरो, सी से डी तक का वर्क डन जीरो, लेकिन ए से सी तक अगर मूव कराऊंगा तो वर्क डन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ए और सी अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंट आएगा तो यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं होगा।
ये बात हमको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और जेईई और नीट के हिसाब से भी देखें तो बहुत कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है। क्या कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ईएफएल ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलती है। ये हमें प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक कंडक्टर की अगर बात करें तो जो ईएफएल आती है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है। कंडक्टर भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसको आगे हम प्रूव कर देंगे। अभी मान करके चलो कि जो एक कंडक्टर है उसकी सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो हम क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, प्रूव करो, या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, प्रूव करो। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम एक बार समझ लें। मैं इसको नीचे वाले पोर्शन को एक बार इरेज करता हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझना कि जो ईएफएल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों आती है। मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसी केस में बन रही है, ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बन रही है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, हमको प्रूव करना है कि यहाँ जो ईएफएल ड्रॉ करेंगे वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आएगी। तो कभी कभी बेटा चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम उल्टे तरीके से सोचते हैं, हम उस चीज़ को गलत मान करके चलते हैं। हम अब ऐसा कहते हैं कि यार ईएफएल परपेंडिकुलर नहीं आती है तो क्या होगा, देखते हैं। अगर हम ईएफएल को परपेंडिकुलर नहीं लेते तो क्या होगा। मान लो इस पॉइंट पर जो ईएफएल है वो कुछ इस तरह से किसी एंगल पर निकल रही है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये जो ईएफएल है ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लूं तो ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला। क्या मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग और एक कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। अगर मैं ये एंगल थीटा कंसीडर करूं तो ई का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ई कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा को हमने E1 मान लिया और ई साइन थीटा को हमने E2 मान लिया। यहां तक की बात क्लियर। अब ये जो नॉर्मल कंपोनेंट आया ना E2, इसको छोड़ो, ध्यान लगाओ E1 पर, जो सरफेस के अलोंग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिला। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि हमको सरफेस के अलोंग भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो सरफेस के अलोंग अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr काम में लूं सरफेस के अलोंग, तो E की जगह E1 कह दूं। E1 इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। क्या E1 जीरो है? नहीं है। E1 इज नॉट जीरो, इट मीन्स dV अपॉन dr इज नॉट जीरो, इट मीन्स V इज नॉट कॉन्स्टेंट। हाँ सर, सही बात है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सरफेस के अलोंग अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो सरफेस के अलोंग पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं आ रहा है, जबकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कहा था, मतलब इस सरफेस के तो सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो फिर V की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। अब उल्टा सोचो, उल्टा चलो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस के अलोंग पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। अब हम उल्टा लेकर के चलते हैं कि सरफेस के अलोंग बात करें तो V कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट है तो dV अपॉन dr जीरो है, और dV अपॉन dr जीरो है तो E1 इक्वल्स टू जीरो है। तो E1 इक्वल्स टू जीरो है, मतलब ये कंपोनेंट हमको मिलना ही नहीं चाहिए लॉजिकली अगर बात करें तो। अब कनेक्टिविटी क्या बन रही है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फिर E1 जीरो होना चाहिए। अब देखो सिचुएशन हमारे सामने कैसी अजीब हो गई कि साहब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, बट शर्त हमने क्या लगा दी कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं आपसे कुछ ऐसा कह रहा हूं कि किसी पॉइंट पर मुझे वेक्टर तो चाहिए,
ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब मैं आपसे कह दूं कि यार यहां पर एक वेक्टर है, बट वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि हमको एक्स की तरफ कोई वेक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वो वेक्टर किधर की तरफ होगा, वाई की तरफ। अब इसमें देखो दोनों काम हो जाएंगे, वेक्टर भी और एक्स के अलोंग वेक्टर भी नहीं है। वेक्टर को अगर मैं वाई के अलोंग ले लूंगा तो उसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट 0 आ जाएगा, तो एक्स के अलोंग वेक्टर नहीं। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे वेक्टर तो चाहिए बट वाई के अलोंग वेक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो आप कहोगे कि वेक्टर मस्ट बी अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका वाई के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 0। बेटा ध्यान से देखो तो यही सिचुएशन यहां पी पॉइंट के लिए बन रही है। पी पॉइंट मान लिया हमने इसको। पी पॉइंट के लिए क्या बन रहा है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसको अगर मैं दोबारा करेक्ट करके ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा यार पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाओ बट सरफेस के अलोंग नहीं आना चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है फिर सरफेस के नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया और सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल या परपेंडिकुलर है तो फिर EFL कैसे निकल रही होगी, परपेंडिकुलर ही तो निकल रही होगी, तभी तो टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल आएगा। तो इसका मतलब जो EFL है वो सरफेस के नॉर्मल होगी। अब इसमें पूरी कनेक्टिविटी, पूरी चेन को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लो। मैं कहूंगी पी पॉइंट पर जो EFL है वो सरफेस के नॉर्मल है, इसका मतलब पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल है। इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब सरफेस के अलोंग dV/dr 0 है। इसका मतलब सरफेस के अलोंग V कांस्टेंट है। इसका मतलब सरफेस इक्विपोटेंशियल है। तो सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। ये इसके पीछे लॉजिक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी बुक्स में डायरेक्टली ये पॉइंट मेंशन किया हुआ बेटा कि जो EFL होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंडक्टर से रिलेटेड भी है। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में अगर बात की जाए और कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, चाहे वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो। अगर वो कंडक्टर है, चार्ज दिया तो स्टैटिक कंडीशन में वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। व्हाट इज द लॉजिक, उस लॉजिक को भी समझते हैं। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन द चार्ज इज सप्लाइड टू अ कंडक्टर द कंप्लीट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, टेल मी द रीजन। तो उसका रीजन हम एक बार समझने की कोशिश करें। इसका रीजन रिलेटेड है बेटा एनर्जी से। ठीक है, जैसे हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी प्रीवियस या उससे प्रीवियस वीडियो में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन से नंबर का वीडियो है, तो हमने 3 तरह का इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें स्टेबिलिटी होती है, मतलब इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आना है। ह्यूमन टेंडेंसी भी यही है, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी भी है, किसी सिस्टम की टेंडेंसी भी है, मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम हमारी लाइफ में अगर बात करें तो हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमारे करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसे ही कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी है तो वो स्टेबिलिटी चाहती है, मतलब हर किसी की टेंडेंसी है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। जब हम कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंडक्टर है, स्फीयर मान लिया हमने कि ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज सप्लाई किया तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहता है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहता है तो चार्ज के साथ में क्या करना चाहता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम। एक्चुअल में ये पूरा कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी पावर 11th क्लास में पढ़ा जाता है, प्रूव किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, लॉजिकली समझा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब क्या मैं इस बात को इस तरह से समझ सकता हूं कि जब मैं कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करूंगा
तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहता है। ठीक, लेट अस अज्यूम, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम ऐसे सोच ले कि यार हमने तो पूरा का पूरा चार्ज जितना भी था सारा चार्ज इंजेक्शन में भर करके सेंटर पर दे दिया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहते हैं, तो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं या मिनिमम करना चाहते हैं? चार्ज का नेचर सेम है। दो चार्जेस के सिस्टम के बारे में सोचो, हमने कहा कि ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, डिस्टेंस r है। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R। सेम नेचर के चार्ज हैं, तो U को मिनिमम करने के लिए R को मैक्सिमम करना चाहेंगे। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब चार्जेस को सेंटर पर दिया तो चार्जेस अपने बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएंगे, मतलब सेपरेशन उनके बीच में अगर मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे और दूर भागना चाहेंगे, और भाग भी सकते हैं क्योंकि ये कंडक्टर है भाई, चार्जेस सारे पॉजिटिव है और पास पास रखे हुए हैं, तो सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर भागना चाहेंगे, दूर भागना चाहेंगे तो वो भाग भी सकते हैं क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर में से चार्ज पास हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएंगे। अब वो भाग करके कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक उनको कंडक्टर मिलेगा। जैसे मैंने बात की कि ये चार्ज भाग करके मैक्सिमम कहाँ तक आएगा? सरफेस तक, यहाँ तक कंडक्टर है। ये वाला चार्ज भाग करके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये सरफेस तक जाएगा। तो कोई भी चार्ज कहाँ तक भागेगा? हमसे अगर कहा जाए कि भाग सकते हो तो भाग लो, तो हम कहाँ तक भागेंगे? जहाँ तक हमको सड़क मिलेगी, जहाँ तक हमको सरफेस मिलेगी, वहीं तक भागेंगे। उसी तरह से चार्ज के केस में कंडक्टर की बात है कि जहाँ तक उनको कंडक्टिंग मीडियम मिलेगा वहाँ तक वो भाग सकते हैं। तो ये सारे चार्ज भाग भाग करके कहाँ पर पहुँच जाएंगे? सरफेस पर पहुँच जाएंगे। तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर्मूले से भी अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तो जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी। इस बात को मैं इस तरह से बोलूं कि कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करने के बाद वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तभी गेन कर पाएगा जब सारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब उसके पास में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। वही उसकी टेंडेंसी है। So distribution of the charge over the surface of the conductor is related to the stable equilibrium, that is related to the minimum potential energy। तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन को अपन और आगे बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बेटा हम, कि मान लो किसी भी तरह की टेढ़ी, जैसा भी आप लेना चाहो, ये ऐसे ऐसे, ये इस तरह से, ये सरफेस ऐसे हो गई, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ भी जैसे भी हम लेना चाहें, ये हमारा एक कंडक्टर है किसी भी शेप का। अब हमने इसको चार्ज सप्लाई किया तो टिल नाउ ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि भैया जो भी चार्ज सप्लाई करोगे सारा का सारा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट तो होना है। तो ये चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब पूरी सरफेस पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मैं फटाफट से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ कि पूरी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट है, सरफेस पर बी पॉइंट है, सरफेस पर सी पॉइंट है, सरफेस पर डी पॉइंट है, सरफेस पर कितने ही पॉइंट लिए? आई जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर द पोटेंशियल ऑफ दीज पॉइंट्स ए बी सी और डी। इनका पोटेंशियल मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि किसका पोटेंशियल कम है और किसका पोटेंशियल ज्यादा है। मैं इस चीज को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो एक चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सोचो कि अभी जो हमको इस कंडक्टर का पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट का मतलब कि इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये सारा का सारा चार्ज फाइनली इस तरह से सेटल हो गया है सरफेस पर। इसका मतलब चार्ज अब स्टैटिक कंडीशन में, अब कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा किधर से किधर की तरफ भी। जो चार्ज अब हमको जहां पर दिखाई दे रहा है वो वहीं पर रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये सिचुएशन कब मिली होगी, कैसे मिली होगी बेटा, उस चीज को ही समझना है।
कि हमने कंडक्टर को चार्ज दिया अंदर, अब वो भाग करके सारा चार्ज सरफेस पर पहुंचा। एक इंस्टेंट के लिए सोच लो कि भाई चार्ज अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी जहां इच्छा हुई वो चार्ज सरफेस पर वहां पहुंच गया। बहुत सारे चार्ज एक जगह इकट्ठे हो गए, किसी दूसरी जगह पर बहुत कम चार्ज, अपने अपने हिसाब से चार्जेस पहुंच गए। ठीक है साहब, अब पहुंच गए तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि यार ए का पोटेंशियल तो ज्यादा बन गया और बी का पोटेंशियल कम बन गया। ठीक है, अब क्या ये एक स्टेबल कंडीशन हो सकती है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा और बी का पोटेंशियल कम? कहने का मतलब क्या अब चार्ज रेस्ट में रह सकता है, स्टैटिक कंडीशन में रह सकता है? ये चार्ज में अभी हलचल होगी, चार्ज इधर उधर भागेगा। देखो ए और बी का पोटेंशियल अगर सेम नहीं है तो चार्ज को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा, और ये तब तक भागेगा जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इनिशियली फॉर एन इंस्टेंट अगर ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है तो चार्ज अभी ठहरेगा नहीं, चार्ज अभी स्टैटिक कंडीशन में आएगा नहीं, चार्ज अभी ए से बी की तरफ भागेगा, मूव करेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, थोड़ा सा और गया, थोड़ा सा और गया, थोड़ा सा और गया। कब तक गया? जब तक ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। चलो जी हो गया, अब ए और बी का पोटेंशियल तो सेम हो गया, लेकिन बी और सी का जो पोटेंशियल है वो पहले मान लो सेम रहा था, अब वो डिस्टर्ब हो गया। अब बी और सी का पोटेंशियल अलग हो गया, तो बी और सी के बीच में या तो सी से बी की तरफ या बी से सी की तरफ, डिपेंड्स कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है या सी का पोटेंशियल ज्यादा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागो भागो भागो, जैसे ए और बी के बीच में भाग रहा था बी और सी के बीच में भागेगा, फिर बी और सी का मामला सेटल करेगा, मतलब बी और सी का पोटेंशियल सेम करेगा। सी और डी ऐसे कोई से भी दो पॉइंट, तो आप इस सिचुएशन को बेटा अगर सोच करके देखो तो ये चार्ज कभी लेफ्ट राइट, ये कहानी कब तक चलेगी? ये कहानी तब तक चलेगी जब तक सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब अगर मुझे पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहा है, स्टैटिक कंडीशन में दिखाई दे रहा है, ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो चार्ज अब किधर से किधर की तरफ भी मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब एवरी पॉइंट इज सेटिस्फाइड, मींस कि सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल इक्वल हो गए। अब कोई किसी से ये नहीं कह रहा कि मेरा पोटेंशियल कम है मुझे चार्ज चाहिए, सबका पोटेंशियल इक्वल हो गया, सेट हो गया मामला। तो अब सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया। तो स्टैटिक या स्टेबल कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया, और सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो फिर ये सरफेस कैसी हो गई? फिर ये सरफेस हो गई है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लियर कर रहा हूं, मे बी मे नॉट बी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए, बट ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, इसी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो मैं इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। ये जो शेप हमने बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, ए बी सी डी, कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करते हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है या नहीं है? एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे स्फीयर के केस में हम बात करें तो सब जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग समझते हैं कि जैसे ये हमारा कर्वेचर है, ये सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि इफ द स्फीयर ऑफ दिस सरफेस इज कंप्लीटेड, कि जिस भी स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर को अगर कंप्लीट कर दिया जाए तो उसका जो रेडियस बनेगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लो एक सरफेस तो ये है और एक सरफेस कुछ इस तरह से है, उसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो शायद छोटा बनेगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आएगा। अब यहां पर कर्वेचर ज्यादा है, यहां पर कर्वेचर कम है, झुकाव मुड़ाव। तो जहां कर्वेचर कम है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, और जहां कर्वेचर मुड़ाव ज्यादा है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ठीक है, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r², और सरफेस के किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं? दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं।
अब यहाँ चेक करो बेटा, जैसे मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात करता हूँ, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारे पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कंपेयर करते रहना। ए पॉइंट और सी पॉइंट ले लेता हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा समझना। ए और सी लिया, अब ए के लिए अगर हम बात करें तो शायद स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, सी के लिए अगर हम बात करें तो शायद स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पर ज्यादा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पर ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो सिग्मा सी पर ए के कंपैरिजन में कम है, और सिग्मा अगर कम है तो ई भी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर ए के कंपैरिजन में कम है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको हम डायरेक्टली क्या इस तरह से समझ सकते हैं कि सरफेस पर जिस पॉइंट पर आपको जितनी ज्यादा शार्पनेस दिखाई दे, नुकीलापन जितना ज्यादा दिखाई देगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा। जैसे मैं ए और सी को कंपेयर करूं तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड सी के कंपैरिजन में ज्यादा। मैं आपसे कहूंगी एक सरफेस पर एक पार्ट ऐसे है और एक पार्ट कुछ ऐसे है, तो आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहोगे। रीजन कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आएगा तो सिग्मा ज्यादा आएगा, और सिग्मा ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो हम कहेंगे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। बट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल के लिए हम क्या कहना पसंद करेंगे? पोटेंशियल के हम कहेंगे कि भाई सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल विल बी सेम। इज दैट क्लियर? इसमें ये गड़बड़ मत करना कि अच्छा साहब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सारे पॉइंट्स पर सेम आएगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा आएगा जहाँ पर शार्पनेस ज़्यादा होगी। अच्छा, अभी पीछे वाले पॉइंट पर मैं एक बार वापस जाता हूँ। हमने प्रूव किया था कि जो EFL होगी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। एक फिगर से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक फिगर से भी, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगी चीज़ कि एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनी, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनी, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे स्फेरिकल बनी या नहीं बनी? अब इस चार्ज का EFL ड्रॉ कर लो, तो EFL कैसे आएगा? रेडियल आउटवर्ड, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, ये आ गया रेडियल आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड, और ऐसे रेडियल आउटवर्ड जाने कितनी। अब आप चेक करके देखो कि ये जो EFL है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल है या नहीं है। यहाँ पर देखो नॉर्मल, यहाँ पर देखो नॉर्मल, यहाँ पर देखो नॉर्मल, यहाँ पर देखो नॉर्मल। एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि स्फीयर के रेडियस का काम कर रही है EFL, तो रेडियस तो सरफेस का हमेशा नॉर्मल ही मिलती है। तो इस फिगर से भी अपन को चीज़ क्लेरिफाई हो रही है कि हाँ जो EFL आएंगी वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही हैं। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है बेटा? 100% तरीके से क्लियर है? पक्का? अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना चीज़ों को, ठीक है। बाकी की जो कहानी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमको और डिस्कस करनी है वो मैं आपको आगे का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, उसको समझेंगे, उसका एक्सप्रेशन देंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में गॉस थ्योरम की बात होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम की बात करेंगे तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस आएंगे, 4-5 उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। जनरली एक एप्लीकेशन बोर्ड के एग्जाम में आता है, गारंटी कुछ नहीं है, बट जनरली अगर हम बात करें तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी, गॉस थ्योरम की बात होगी, और फिर उसके बाद में कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल की थोड़ी सी अपन बात करेंगे कि अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इतना डिस्कस करने के बाद में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान करके चलें कि एक वीडियो, 2 वीडियो मान करके चलें कि लगभग 2 वीडियो और, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखना, अच्छी तरह से चीज़ों को समझना, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।